जैसे किशमिश लिख सकते हैं, यानी अंगूर की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, कैल्शियम फास्फेट की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, ये सब झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण हैं। अगर पूछता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, कहेंगे ऐसी झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक के कण इस पार से उस पार चले जाते हैं, विलेय के कण नहीं जा पाते हैं। हेडिंग है परासरण, ओस्मोसिस। परासरण होता क्या है, इसको समझे। जैसे कोई विलयन ले लिया जाए, किसी बर्तन में विलयन ले लेते हैं और बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। एक और लेते हैं तनु विलयन, इधर ले लेते हैं तनु विलयन, और इधर लेते हैं सांद्र विलयन। बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली का गुण है कि विलायक के कण को ही इस पार से उस पार जाने देता है, विलेय के कण को रोक लेता है। तो यहाँ पे देखें, एक तनु विलयन है और एक सांद्र विलयन है। तो पीछे हम ये बताए थे, अगर कोई विलयन है तो उसमें जो विलयन के कण होते हैं, या कह सकते हैं विलायक के जो कण होते हैं, अनियमित गति करते हुए, ब्राउनी गति करते हुए स्वतंत्र तल पे जाके टक्कर मारते हैं, जिसको वाष्पदाब कहते हैं। ऐसे यहाँ पे तनु विलयन के जो कण होते हैं, यह इस अर्धपारगम झिल्ली पे जाके टक्कर मारते हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली पे ये जब दाब लगा रहे हैं, और जो सांद्र विलयन के कण हैं, यानी सांद्र विलयन में जो विलायक के कण हैं, ये भी गति करते हैं। तो जो तनु है, जिससे पानी की संख्या ज्यादा है, ये तेजी के साथ गति करेंगे और अर्धपारगम झिल्ली से जाकर के तेजी के साथ टक्कर मारेंगे। लेकिन सांद्र विलयन में पानी होता है कम, यहाँ पे पानी की संख्या कम है, विलयन सांद्र है यानी गाढ़ा है, तो पानी के कण धीरे धीरे गति करेंगे। ये पीछे ये पढ़े होंगे कि तनु विलयन में पतला होता है, तनु का मतलब पतला, इससे पानी की संख्या ज्यादा है, गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तेजी से गति करेंगे। जैसे ही सांद्र विलयन ले लेते हैं, तो सांद्र विलयन में विलायक के कण कम होते हैं और ये जो विलयन है बहुत गाढ़ा होता है, जिससे विलायक के कण धीरे धीरे गति करते हैं। तो तनु विलयन वाले तो स्वतंत्र तल पे तेजी से टक्कर मार सकते हैं क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक होती है, लेकिन सांद्र वाले विलयन के जो कण होते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा धीरे होगी। इसका मतलब सांद्र विलयन के जो कण हैं, इस अर्धपारगम झिल्ली पे जो दाब लगाएंगे, यह धीरे से दाब लगाएंगे। इसको मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P2, इनके दाब को P1 और P2 मान लेते हैं। ऐसे समझे, तनु विलयन के कण अर्धपारगम झिल्ली पे भी वाष्प दाब लगा रहे हैं और सांद्र विलयन के भी कण अर्धपारगम झिल्ली पे भी दाब लगा रहे हैं। तो दाब कौन अधिक लगाएगा, तनु विलयन वाले कण। तो तनु विलयन के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर के इस पार से उस पार जाने लगते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। जब तनु विलयन से विलायक के कण, ध्यान देना, विलायक के कण ही जा सकते हैं, विलेय नहीं जा सकता। तनु विलयन से विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर के जब सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं, इस क्रिया को ही कहते हैं परासरण। क्या बोलेंगे, परासरण बोला जाएगा। तो इसका परिभाषा सबसे पहले लिख लेते हैं। कैसे लिखें, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा
झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस गति को परासरण कहते हैं। क्या देखें, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर देते हैं, जैसे फिर लिख लेते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, इसकी सांद्रता अलग है और इसकी सांद्रता अलग है। दो विलयन है, एक है तनु विलयन और एक है सांद्र विलयन। तो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जब पृथक करते हैं तो जो विलायक के कण होते हैं वह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस गति को ही परासरण कहते हैं। तो परासरण की परिभाषा ऐसे याद रख सकते हैं, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के जो कण होते हैं, विलायक मतलब H2O मान सकते हैं, पानी के जो कण होते हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस गति को ही परासरण कहते हैं। अगर पूछे परासरण कितने प्रकार के होते हैं तो परासरण दो प्रकार के होते हैं। परासरण दो प्रकार के होते हैं। जैसे कोई बर्तन ले लिए और इसमें पानी है और किशमिश को इसमें डाल दिए। किशमिश के अंदर पानी की संख्या कम है, पानी की मात्रा कम है और इस बर्तन में पानी की मात्रा अधिक है। तो जो पानी है इस किशमिश के अंदर जो है इसके झिल्ली से होकर के प्रवेश करने लगता है। तो पानी अंदर जाने लगा, मतलब किशमिश की जो झिल्ली है अर्धपारगम्य झिल्ली के जैसे काम कर रही है और जो पानी के कण है यह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। तो किशमिश के झिल्ली के ऊपर दबाव डालेंगे और ये किशमिश के अंदर चले जाएंगे तो धीरे धीरे किशमिश जो है फूल जाती है। यहाँ पे लिख देते हैं किशमिश और इसमें है पानी। तो पानी जो है किशमिश के अंदर चला गया तो ऐसी क्रिया को कहते हैं अंतः परासरण। ये हो गया अंतः परासरण, यानी पानी जो है अंदर की ओर गति किया। लेकिन जैसे ही ऐसा कोई विलयन ले लेते हैं जिसमें मान लेते हैं चीनी और पानी का विलयन है, ये चीनी प्लस पानी, या गुड़ ले सकते हैं। चीनी और पानी का विलयन है मतलब सांद्र है, और जैसे इसमें अंगूर को डाल देते हैं, ये अंगूर, तो अंगूर के अंदर पानी की मात्रा अधिक है और इसमें सांद्र विलयन बना दिए हैं। तो इसमें चीनी की संख्या जैसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पानी के कणों की गतिज ऊर्जा धीरे हो जाएगी। तो इसमें पानी की मात्रा कम है और अंगूर के अंदर पानी की मात्रा अधिक है। तो अंगूर के जो अंदर जो पानी है वह बाहर की ओर गति करने लगता है और धीरे धीरे अंगूर जो है पचक जाता है, यानी अंगूर जो है सिकुड़ने लगता है। तो इसमें से पानी बाहर की ओर निकला तो ऐसे परासरण कहते हैं बाह्य परासरण। बाह्य परासरण। तो परासरण दो प्रकार का, अगर परासरण अंदर की ओर होता है तो उसे कहते हैं अंतः परासरण, अगर परासरण क्रिया बाहर की ओर होती है तब उसे कहेंगे बाह्य परासरण। तो परासरण दो प्रकार का होता है। कल बताएंगे परासरण और विसरण में अंतर।